अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे, खैरियत से होंगे और कामयाब होंगे। तो जिन लोगों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपकी सपोर्ट की मुझे पहले से ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपनी सपोर्ट को कंटिन्यू रखें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करेंगे, मेरे कंटेंट में इजाफा होगा, मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा आपका। स्टोरीज़ शेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर ये है कि वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गर्ज़ के जो तरीका आपको बेहतर लगता है उस तरीके से आप अपनी स्टोरीज़ को भेजें, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज का जो पहला वाक़या है ये बेसिकली रेहान साहब का वाक़या है। रेहान साहब बताते हैं कि बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है वो इंटीरियर सिंध के एक गाँव से है और इनका जो गांव है वहाँ पे मैट्रिक तक जो है वो तालीम मौजूद है। उसके बाद अगर इनको तालीम हासिल करनी हो तो नॉर्मली जो इनके सर्किल के लोग हैं या गांव के लोग हैं वो किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे गांव में या कराची की तरफ आमतौर पर रुख किया करते हैं। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद जो मेरे घर वाले थे, ख़ासतौर पे जो मेरे फादर थे या मेरे दादा थे, उनका इंटरेस्ट ये था कि मैं शहर जाऊँ या कराची जाऊँ और वहाँ जाके मज़ीद तालीम हासिल करूँ और अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का सहारा बन सकूं। अब ये बताते हैं कि जो मेरा गांव है बेसिकली इसमें तकरीबन सब मिलने की 80 से 90 के करीब घर मौजूद हैं और उसके बाद जो है आप थोड़ा सा आगे जाएं तो एक नदी है, उसके बाद जो है थोड़ा सा जंगल का सा एरिया है और तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पे फिर जो है बस स्टॉप आया करता है। खैर बहरहाल मैं फिर कराची की तरफ चला गया और मैंने जाके वहाँ पे कोशिश शुरू कर दी और वहाँ जाके अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अब इनको एडमिशन तो मिल चुका था लेकिन ज़ाहिर सी बात है इनके पास कोई रिहाइश का इंतज़ाम नहीं था, तो इन्होंने जो है काफ़ी सारे लोगों से मालूमात इकट्ठी की और एक रूम जो है इनको शेयरिंग बेसिस पे मिल गया। अब ये बताते हैं कि शुरू में मेरा फोकस था कि मैं जितना हो सकता है पढ़ाई पे फोकस करूं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर वाले जो है उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत हाई थी और वो चाहते थे कि मैं उनके लिए कुछ करूं। नॉर्मली मेरे साथ के जो लड़के थे वो आम तौर पे अपने अपने गांव या अपने शहर महीने में एक दफ़ा जाया करते थे, लेकिन मेरी कोशिश ये होती थी क्योंकि जाने आने में भी किराया लगता था, तो मैंने ये सोचा था कि जब मेरे पेपर्स हो जाएंगे तो इकट्ठा 2 महीने के लिए गांव चला जाऊंगा और फिर 2 महीने वहाँ गुजार के वापस शहर आ जाऊंगा। खैर जैसे तैसे करके इनके पेपर हुए और ये पेपर देने के बाद फ्री हो गए और फ्री होने के बाद इन्हें अपने गाँव के लिए निकलना था। ये बताते हैं कि कराची शहर से तकरीबन 7 या 8 घंटे का रास्ता है और जहाँ पे ये उतरते हैं यानी जिस स्टॉप पे उतरते हैं उस स्टॉप से भी तकरीबन इनका जो गांव है वो 1 से 1.5 घंटे की मुसाफत पे है। अब ये तकरीबन 2 या 3 बजे की बस लेके निकले और इनका ये ख्याल था कि ये रात में 10 बजे तक 10:30 बजे तक जो है अपने गांव पहुंच जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से हुआ कि जब इनकी जो गाड़ी थी या इनकी जो बस थी वो हाईवे पे पहुंची तो वहाँ पे पता चला कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा है और उस प्रोटेस्ट की वजह से जो पूरा का पूरा हाईवे है ये जाम हुआ है। अब ये बताते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो चल रहा था तकरीबन 3-3.5 घंटे चलता रहा, उसके बाद जाके अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हुआ और फिर जो हमारी गाड़ी थी वो हमारे गांव की तरफ या हमारे इलाके की तरफ रवाना हुई। अब जो मुझे 10-10:30 बजे पहुंचना था तो तकरीबन 1:30 बजे के करीब वो जो बस थी उसने हमें स्टॉप पे उतारा। ये बताते हैं रात के पहर यहाँ पे गाड़ी मिलना भी बड़ा मुश्किल था और पैदल का जो रास्ता था वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे का था। खैर इन्होंने सोचा कि अब मैं आ चुका हूँ तो सुबह का वेट करने के बजाय बेहतर ये है कि मैं ऐसा ऐसा करके अपने गांव की तरफ चलना शुरू करता हूँ और इंशाल्लाह 1.5 से 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा। दूसरी चीज़ ये भी थी कि इन्होंने अपने घर वालों को बता दिया था, वो भी एक्साइटमेंट में इनका वेट कर रहे थे और मुसलसल इनको कॉल कर रहे थे। ये बताते हैं कि मैंने गाँव की तरफ चलना शुरू किया और मैंने सोचा कि जो भी सफ़र है वो पैदल तय कर लेता हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट्स तो मौजूद नहीं थी, लेकिन हाँ ऐसा था कि जो चांद की रोशनी थी उससे जो इलाका था उसमें रोशनी फैली हुई थी। चारों तरफ खेत मौजूद थे और दूर दूर तक न किसी बंदे का नाम मौजूद था न उसका निशान मौजूद था। खैर ये बताते हैं कि मैं खेतों के बीच में से होता हुआ जा रहा था। तकरीबन मैंने आधे से पौन घंटे का रास्ता तय कर लिया था। अब इसके बाद नहर शुरू होनी थी और नहर क्रॉस करने के बाद मेरा गाँव आ जाना था। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं नहर के करीब पहुंचा तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। मैंने महसूस किया कि जैसे कोई गाना गा रहा है या कोई सिंगिंग कर रहा है या कोई बड़ी महसूर कौन सी आवाज़ है जिसमें गाना गाया जा रहा है। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था ये जो आवाज़ थी ये मुसलसल बढ़ती चली आ रही थी
और बिला आखिर जब मैंने मुसलसल ये आवाज़ सुनी तो मुझे पता चला कि ये बेसिकली जो आवाज़ आ रही है ये किसी औरत की आवाज़ है, और कोई औरत है जो नहर के करीब बैठी हुई है और मुसलसल गुनगुना रही है। अब ये बताते हैं कि मज़ीद में आगे बढ़ा तो ये जो आवाज़ थी ये बहुत वाज़ेह आने लगी, और ऐसा लग रहा था कि कोई किसी अजीब सी ज़बान में गाना गा रहा है, लेकिन वो इस कदर सुरीला था या इस कदर महसूर कुन था कि दिल चाह रहा था कि उसको सुनते चले जाएं। ये बताते हैं कि वो जो आवाज़ थी या वो जो गाना था वो सुनते सुनते एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ कि एकदम से मैं सीधा चलने के बजाय नहर की तरफ चलना शुरू हो गया। हालांकि मुझे सीधा जाना था, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि ये जो आवाज़ थी मैं उसको फॉलो करने लगा। अब ये बताते हैं कि ये जो आवाज़ थी उसको मैं मुसलसल फॉलो कर रहा था, तो बिला आखिर मैंने देखा कि वहाँ पे एक टीला मौजूद है, और उस टीले के ऊपर कोई एक औरत है जो बैठी हुई है, और उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उसका जो मुंह है वो झील की तरफ है, और उसकी जो पीठ है वो मेरी तरफ है। उसके पीछे से देखने पे नज़र आ रहा है कि बाल खुले हुए हैं, और उसके हाथ में एक बांसुरी भी मौजूद है। ये बताते हैं कि मेरा तो ऑलरेडी दिमाग माऊफ हुआ था, मैं बस उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मुझे नहीं पता था मैं क्यों उसकी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे वो गुनगुनाती थी ऐसा लगता था कि मैं उसके और क़रीब होता चला जाऊँ। अब ये बताते हैं कि जब मैं उसके बिल्कुल क़रीब पहुँच गया तो वो जो औरत थी उसने पलट के मेरी तरफ देखा, और जब उसने पलट के मेरी तरफ देखा तो ऐसा लगा कि वो दुनिया की हसीन तरीन औरत है, यानी बहुत ही कोई बेहद हसीन औरत थी। और इस अंधेरे में भी उसकी जो आंखें थीं वो अलग से चमक रही थीं, और ऐसा लग रहा था कि उसकी जो आंखें हैं वो ग्रीन कलर की आंखें हैं, ये कुंजी आंखें हैं। खैर बहरहाल मैं मुसलसल उसको देखता रहा। अब जब मैं उसको मुसलसल देखता रहा तो मुझे देख के मुस्कुराने लगी और मुझे इशारा करने लगी, जैसे कि वो मुझे कह रही हो कि ये जो टीला है यहाँ पे आके मेरे साथ बैठ जाओ। अब ये बताते हैं कि जैसे ही उसने मुझे इशारा किया तो मैं कुछ सोचे समझे बगैर उसके हुक्म की तामील के लिए वो जो रेत का टीला था उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अब जैसे ही मैं उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरा पाँव स्लिप हुआ है और मैं नीचे गिर जाऊंगा। और जैसे ही मेरा पाँव स्लिप हुआ तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला बिस्मिल्लाह, और जैसे ही मेरे मुंह से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकला तो ऐसा लगा जैसे मैं होश में आ चुका हूँ। अब ये बताते हैं कि मैं ऊपर चढ़ने के बजाय पीछे की तरफ आ गया, और मैं सोचने लगा कि रात के इस पहर में, इस गांव जैसे माहौल में, इस गांव के अंदर ये औरत इस झील के आगे क्या कर रही है, और ये इस टीले पे क्यों बैठी हुई है, और ये मुझे क्यों कर बुला रही है। ये वो सवालात थे जो एकदम से मेरे जहन में आए, और ये उसके बाद आए जब मेरे मुंह से बिस्मिल्लाह निकल गया था। खैर मुझे थोड़ा सा खटका हुआ और मुझे शक होने लगा कि यकीनन ये जो औरत है ये कोई इंसान नहीं है। लिहाजा मैं पीछे हटता चला गया और वो मुझे इशारा करके अपनी तरफ बुलाने का कहती रही। खैर ये बताते हैं कि जैसे ही मैं पीछे हटा तो साथ साथ मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, और जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो औरत थी उसने एकदम से टीले से नीचे की तरफ जंप मारी, और जैसे ही उसने जंप मारी तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं वो बजाय आगे की तरफ होने के वो पीछे की तरफ हैं। यानी कि ये जो औरत थी जो मेरे सामने इस वक्त खड़ी हुई थी ये बुनियादी तौर पे एक इंसान नहीं थी, ये यकीनन एक चुड़ैल थी, क्योंकि चुड़ैल के बारे में ही कहा जाता है कि उसके पाँव जो होते हैं वो उल्टे होते हैं या पीछे की तरफ होते हैं। अब ये बताते हैं मैं जल्दी से मुड़ा और मुड़ के मैंने अपने गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो मेरे इर्द गिर्द मौजूद है या मुझे फॉलो कर रही है। बहरहाल 10-15 मिनट की जो मुसाफत थी वो तय करने के बाद अल्लाह का शुक्र है मेरा गांव शुरू हो गया, और जैसे ही मैं अपने गांव में एंटर हुआ तो इत्तफाक से वहाँ पे 2 लड़के खड़े हुए थे, और उन्होंने जब मेरी यह हालत देखी तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे हौसला दिया। ये बताते हैं कि जब मैं गांव पहुंचा, अपने घर पहुंचा, तो उसके बाद मुझे तकरीबन 5-6 दिन तक शदीद बुखार रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तबीयत फिर बेहतर हो गई। ये बताते हैं कि मुझे यकीन है कि उस रात को मेरा जिससे सामना हुआ था वो एक चुड़ैल थी, वो एक इंसान नहीं थी। आज की जो दूसरी स्टोरी है उसमें बेसिकली हम जिक्र करते हैं भांगर फोर्ट का। इंडिया की एक बहुत मशहूर जगह है, एक बहुत मशहूर किला है, इसे भांगर फोर्ट कहा जाता है, और इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो ज़बान ज़द आम हैं। लोग मुख्तलिफ़ बातें करते हैं। कोई कहता है कि यहाँ पे चुड़ैल रहा करती है, कोई कहता है कि यहाँ पे आत्मा भटकती है, और कोई कहता है कि यहाँ पे रात में जाना मना है, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है। तो इसी से मुतालिक मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की थी ये सारी की सारी मुझे इंटरनेट से मिली थी। और इसके बारे में एक बहुत बड़ी मशहूर जो स्टोरी थी वो ये थी, ये जो किला था ये बेसिकली एक बहुत बड़े बादशाह का था, और ये अभी नहीं सदियों पुरानी बात है, और यहाँ पे कोई बहुत ही कोई अमीर कबीर बादशाह रहा करता था,
उसकी एक बहुत ही हसीन व जमील बेटी थी जिसको राजकुमारी कहा जाता था। और ये जो राजकुमारी थी ये बहुत ही कोई हसीन थी। इसके हुस्न के चर्चे ज़बान ज़देआम थे। जो भी इसको देखता देखता रह जाता या जो भी इससे मिलता इससे मुतासिर हो जाता। अब ये क्योंकि बादशाह की बेटी थी, राजकुमारी थी, तो इसकी मर्ज़ी होती थी। ये जहाँ जाना चाहती थी जा सकती थी, जहाँ से गुज़रना चाहती थी गुज़र सकती थी। इसके करीब व जवार में पहरेदार हर वक्त हुआ करते थे। बहरहाल इसी तरह एक दफ़ा ये बाज़ार से गुज़र रही थी कि बाज़ार से गुज़रते गुज़रते कहा जाता है कि इसके ऊपर एक शख्स की नज़र पड़ी। और उस शख्स की जब वो नज़र पड़ी तो पहली दफ़ा में ही वो इसको देखते ही दिल हार बैठा और उसने अहद कर लिया या अपने आप से वादा कर लिया कि मैं किसी भी तरह किसी भी कीमत पे इस औरत को या इस लड़की को हासिल करके रहूँगा। अब प्रैक्टिकली तो ये बात मुमकिन नहीं थी क्योंकि वो एक राजकुमारी थी और ये जो बंदा था ये एक नॉर्मल बंदा था। खैर उसके बाद से उसने कोशिशें शुरू कर दी कि किसी भी तरह वो राजकुमारी तक पहुंच सके या उससे अपने दिल की बात कह सके। और काफ़ी कोशिशों के बावजूद जब वो उस तक नहीं पहुंच सका या उस तक अपनी दिल की बात नहीं पहुंचा सका तो उसने क्या किया कि उसने ब्लैक मैजिक का या काले जादू का सहारा लेना शुरू किया। और कहा जाता है कि उसने जादू सीखना शुरू किया और जादू सीखते सीखते वो इस कदर जादू सीख गया कि उसने राजकुमारी को हासिल करने के लिए उस पर जादू करना शुरू कर दिया। अब राजकुमारी की जब तबीयत ख़राब होना शुरू हुई या उसको अपने अंदर बदलाव महसूस हुआ तो उसने अपनी मालूमात इकट्ठी की या इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू की। और जब उसने इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू की तो उसको किसी भी तरीके से पता चल गया कि उसके ऊपर बेसिकली काले जादू की या जादू की कोशिश की आ रही है और जादू की कोशिश जो कर रहा है उस शख्स का भी पता चल गया। खैर ये जानने के बाद वो जो राजकुमारी थी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और उसने गुस्से का इजहार किया और उसने कोशिश की कि मैं इस शख्स को सज़ा दूंगी या उसको बर्बाद कर दूंगी। अब जब उस जादूगर को या उस शख्स को ये बात पता चली कि ये जो राजकुमारी है जिसको वो पसंद करता है या जिसको वो हासिल करना चाहता है वो उसको ख़त्म करना चाहती है या मरवाना चाहती है, तो उसने अपना जो जादू था उसकी शिद्दत में इजाफ़ा कर दिया और मज़ीद जादू कर दिया। अब जब उसने मज़ीद जादू किया तो वो जो राजकुमारी थी उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई और इस कदर ख़राब हो गई कि कहा जाता है कि उसकी जो है वो डेथ हो गई। और जब उसकी डेथ हो गई तो जाहिर सी बात है वो जादूगर को तो नहीं मिल सकी। और तब से कहा जाता है कि जब से ये महल मौजूद है या ये जो किला है वो मौजूद है वहाँ पे उसकी जो आत्मा है या उसकी बदरू है वो भटका करती है। और काफ़ी सारे लोगों ने ये प्रेजेंस जो है वो फ़ील की है, बाकायदा आंखों से देखा है कि कोई बहुत ही हसीन व जमील औरत है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वो रात में किले में अकेली घूम रही होती है। काफ़ी सारे लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेट करने की भी कोशिश की है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस किले के बाहर लिखा हुआ है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है कि अब अगर आप इससे आगे मज़ीद आगे बढ़ेंगे या इस हद से तजावुज़ करेंगे तो उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। इस हद से या इस लिमिट से आगे जाने वाला अपने नुकसान का खुद ही ज़िम्मेदार होगा। तो एक छोटी सी रिपोर्ट थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, जो मेरी इन्वेस्टिगेशन थी। शायद आज की जो लास्ट स्टोरी है ये फैज़ान साहब ने भेजी है और ये बताते हैं बेसिकली 2013 में और 14 में ये डिफेंस फ़ेज़ 2 में जॉब किया करते थे और इनकी जो नेचर ऑफ जॉब थी वो इस तरह से थी कि दोपहर 2 बजे से शिफ्ट शुरू होती थी और रात के तकरीबन समझ लें कि 1 बजे तक ये फ्री होते थे। ये बताते हैं कि महीने में एक दिन ऐसा होता था कि मुझे लेट नाइट तक रुकना पड़ता था और जब लेट नाइट तक रुकना पड़ता था तो जाहिर सी बात है कंपनी होती मुझे एक्स्ट्रा पे करती थी और तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे तक मैं निकलता था। अब वहाँ से जो मेरा घर था, मेरा घर जो बेसिकली मौजूद था वो गुलशन इकबाल में था, तो घर पहुँचते पहुँचते समझ लें कि 45 मिनट 50 मिनट या 1 घंटा लग जाता था। तो इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो हमारा ऑफिस था वहाँ पे एक साहब नहीं आए थे, तो कंपनी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि वो साहब नहीं आए, अगर आप बुरा ना माने तो 4 बजे तक काम कर लें, इसका हम जो एक्स्ट्रा पे है वो आपको कर देंगे। ये बताते हैं जो ऑफ़र थी ये मैंने एक्सेप्ट कर ली और मैं अपने काम में बिज़ी हो गया। अब तकरीबन 4:05 पे मैं ऑफ़िस से निकला और जब मैं ऑफ़िस से निकलता था तो जो मेरा रूट था वो डिफेंस वाला रूट था। डिफेंस से मैं सीधा जाता था और गोरा कब्रिस्तान से फिर राइट मुड़ता था और ड्रिग रोड से सीधा गुलशन इकबाल की तरफ आया करता था। अब ये बताते हैं कि मैं बाइक पे मौजूद था और मैं एवरेज स्पीड से बाइक चला रहा था। गोरा कब्रिस्तान आने ही वाला था कि मैंने देखा कि गोरा कब्रिस्तान का जो पुल आता है उस पुल से पहले एक लड़की है या एक औरत है
जो मुकम्मल तौर पे तैयार होके खड़ी हुई है, उसने ज्वेलरी भी पहनी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि किसी शादी से या किसी प्रोग्राम से वो वापस आ रही है। अब ये बताते हैं कि वो लड़की तो वहाँ पे खड़ी हुई थी, लेकिन मेरे फादर ने या मेरे घर वालों ने हमेशा मुझे कहा था कि रात में आपसे कोई भी लिफ्ट मांगे, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, लड़का हो, आपने लिफ्ट नहीं देनी है और ना रुकना है। तो मैंने ऐसे ही किया। वो लड़की मुझे इशारा देने लगी जैसे कि वो मुझे रोकना चाहती है, लेकिन मैं रुका नहीं और मैंने पुल पे गाड़ी चढ़ा दी। अब ये बताते हैं कि पुल घूम के जैसे ही मैं नीचे उतरा तो थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे एक मोड़ आता है और वो जो मोड़ है वो सीधा तारिक रोड की तरफ जाता है। तो मैंने देखा कि वही लड़की जो अभी पुल शुरू होने से पहले खड़ी हुई थी, वही वहीं पे खड़ी हुई है और वैसे ही तैयार हुई हुई है, वही कपड़े पहने हुए हैं, वैसी ज्वेलरी पहनी हुई है। अब जब मैंने ये लड़की दोबारा देखी तो मेरी समझ नहीं आया। पहले तो मैं सोचने लगा कि हो सकता है कि मेरी कन्फ्यूजन हो, इस जैसी ही लड़की कोई वहाँ खड़ी होगी और ऐसी ही लड़की को मैंने यहाँ पे देख लिया है, लिहाजा ये मेरा वहम होगा। अब ये सोच के मैंने इग्नोर कर दिया और मैं बाइक को सीधा भगाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। अब मुझे रिंग रोड तक जाना था। रिंग रोड से वहाँ से फिर लेफ़्ट में रास्ता लेता तो गुलशन इकबाल आता। ये बताते हैं कि अभी मुझे बाइक चलाते हुए 15 मिनट ही हुए थे कि एकदम से मुझे महसूस होने लगा जैसे जो मेरी बाइक है उसका जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया है या मेरी बाइक झटके लेना शुरू हो गई है और ये बंद होने वाली है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं हमेशा इंश्योर करता था कि मेरे पास 1 से 2 दिन का रिज़र्व पेट्रोल हो। खैर, जैसे ही मेरी बाइक ने झटके लेना शुरू किए तो एग्जैक्टली वो जगह थी जहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक मज़ार मौजूद है और उसके आगे एक पंप मौजूद है। खैर, पंप से थोड़ा सा पहले मेरी जो बाइक थी वो झटके लेके बंद हो गई। अब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है पेट्रोल पंप के पास जाके बंद हुई है। अगर ये इससे दूर बंद होती या मैं मज़ीद दूर होता तो बड़ी ख्वारी हो जाती। खैर, मैं बाइक को खींचता हुआ पेट्रोल पंप ले गया और पेट्रोल पंप में जब मैं गया तो मैंने वहाँ जाके पहले पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल डलवाने के बाद वहाँ पे जो टायर शॉप थी, मैं अपनी बाइक को लेके वहाँ पे चला गया क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि जो मेरी बाइक है उसका जो पिछला व्हील है वहाँ पे कुछ हवा जो है वो कम है। लिहाजा मैं वहाँ पे गया, वहाँ जाके मैंने हवा भरवाई। अब जैसे ही मैंने हवा भरवाई तो मैंने देखा कि मेरे सामने से जो रोड चल रहा है उधर से एक बाइक वाला जा रहा है और उस बाइक वाले के पीछे वही लड़की बैठी हुई है जो मुझे अभी पीछे नज़र आई थी, जो बहुत तैयार हुई हुई थी, जिसने ज्वेलरी पहनी हुई थी और जिसको देख के ऐसा लग रहा था शायद वो किसी प्रोग्राम से या शादी से आ रही है। अब जब मैंने ये देखा तो मुझे यकीन हो चला कि यकीनन ये जो औरत है ये वाकई में लिफ्ट का वेट कर रही थी और उसको लिफ्ट मिल गई है तो फाइनली ये जा रही है। अब ये बताते हैं कि मैंने इसको नॉर्मल लिया, मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और सीधा फिर रिंग रोड की तरफ भगाना शुरू कर दी क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। अब ये बताते हैं जब रिंग रोड आने वाला था तो उससे पहले ही मैं इतनी तेज़ स्पीड से गाड़ी चला रहा था कि मेरे सामने वही बाइक वाला दोबारा आ गया जो अभी मेरे सामने से गुजरा था और जिसने उस लड़की को बिठाया हुआ था। अब ये बताते हैं जब ये मेरे सामने आया तो वो जो लड़की थी वो मुझे देख के मुस्कुराने लगी। खैर, मैंने इग्नोर किया और ये जो बाइक वाला था ये सीधा चला गया। मैंने लेफ़्ट गुलशन की तरफ गाड़ी मोड़ ली। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो लड़की उसके साथ बाइक पे बैठी हुई थी और वो सीधी मलिर की तरफ जा रही थी और मैं लेफ़्ट पे गुलशन इकबाल की तरफ मुड़ गया था। अब ये बताते हैं कि मैं फिर सीधा गुलशन की तरफ आने लगा तो जैसे ही मैं डालमिया चौरंगी के करीब पहुंचा तो मैंने अगेन देखा कि वही लड़की जो मुझे ऑलरेडी 2-3 दफ़ा नज़र आ चुकी थी, जो अभी उस बाइक वाले के साथ जा रही थी, वही लड़की वैसे ही तैयार हुए हुए, वैसे ही ज्वेलरी पहने हुए, वही कपड़े पहने हुए डालमिया चौरंगी के पास खड़ी हुई है और दोबारा मुझसे लिफ्ट मांग रही है। अब ये बताते हैं कि जब मैंने ये देखा तो अब मेरे औसान ख़त्म होना शुरू हो गए और मेरी हालत गैर हो गई क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ये नॉर्मल केस नहीं है। एक लड़की मुझे 3-4 दफ़ा नज़र आ चुकी है और अभी मेरे सामने वो किसी एक आदमी के साथ बैठी हुई गुलशन इकबाल के बजाय वलीर की तरफ गई है और मैं गुलशन इकबाल की तरफ आ गया हूँ और जब मैं इधर आया हूँ तो वो डालमिया चौरंगी पे खड़ी हुई है। खैर, मैंने जैसे ही उस लड़की को देखा तो मैंने अपनी आंखें सीधी कर लीं, यानी मैं रोड की तरफ या पुल की तरफ देखने लगा। मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ता रहा और जितनी तेज़ मैं बाइक भगा सकता था मैंने भगाई और जैसे तैसे करके मैं अपने घर पहुंचा। अब ये बताते हैं जब मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत गैर हो चुकी थी, मुझे शदीद बुखार हो चुका था। मैंने जो मेरी मदर थी उनको सारा का सारा वाक़या सुनाया तो उन्होंने मुझ पर दम दुरूद किया, आयतें वगैरह पढ़ के फूकी और पानी पे दम करके मुझे पिलाया। 1 हफ़्ते तक मैं शदीद बीमार रहा। उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके मेरी तबीयत ठीक हुई और मैंने एक्स्ट्रा ऑफिस में रुकने से उसके बाद तौबा कर ली।
गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।